नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने BR4Win यूट्यूब चैनल में। आज मैंने सभी चाइल्ड डेवलपमेंट के 2011 से लेकर 2021 तक के सारे प्रश्नों को मैंने लिया है और ये 1 से लेकर 5 तक सभी प्रश्नों को बताया गया है और मैं इस वीडियो में बताते हैं कि किस प्रकार से कौन से प्रश्न आए हुए हैं। मैंने सारे ही प्रश्न लिए गए हैं और इस वीडियो में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं छूटेगा जो पेपर में ना आए, क्योंकि सारे प्रश्न प्रीवियस के पेपर हैं और सॉल्व किए हुए पेपर हैं। आइए हम वीडियो में आगे देखते हैं और करते हैं वीडियो के सारे प्रश्नों को। आप पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, क्योंकि सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं और ज़रूरी प्रश्न हैं, क्योंकि जो लोग देखेंगे वो शायद इस वीडियो में कोई ना कोई वीडियो में प्रश्न फंस जाएंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सारे ही पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को हम हल करते हैं। वन हर साल के एक प्रश्न के पेपर लिए हैं। आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली देश की ओर संकेत करती है। ठीक है, इसका प्रश्न देखिएगा जो दिया गया है, शिक्षा जो पाठचर्या देना है ना, शब्दावली, इसका किस ओर इशारा करता है, संकेत करती है? शिक्षा पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, या नंबर 2 विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यालय या विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करे। नंबर 3 है मूल्यांकन प्रक्रिया। नंबर 4 है ऑप्शन कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। इसमें आप बताइएगा कौन सा है। 2 सेकंड हम आपको देते हैं। देखिएगा इसमें, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में पूछा गया है ना कि पाठचर्या शब्दावली की ओर देश करती है, क्योंकि आप भी देखते हैं कि पाठचर्या जो दिन होती है ना वो किसकी ओर इशारा करती है। कि फर्स्ट ऑप्शन भी हमने पढ़ के बताया है कि शिक्षा पद्धति पढ़ाई जाने वाली प्रथम विषय वस्तु कौन सी हो सकती है। ठीक है, आगे देखिएगा कि इसका जो सही उत्तर होगा नंबर 2 होगा कि संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करे। वही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें सारे ही दिया, क्योंकि पाठचर्या उनके अनुभव से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है हमारा कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, या नंबर 2 शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, नंबर 3 विद्यार्थी एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्यों खेल पद्धति बताया ना मूलभूत, तो और नंबर 4 ऑप्शन है शिक्षण के समाज साथी सिद्धांत पर। कौन सा ऑप्शन इसका होगा? देखिएगा दूसरा सिद्धांत, क्योंकि खेल पद्धति के बारे में बताया गया इसमें। इसका सही आंसर होगा नंबर 3, क्योंकि विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि एक बच्चा अतीत की सामान्य परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का साध्यता नियम, या नंबर 2 सीखने का प्रभाव का नियम। ठीक है, नंबर 3 है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम, या सीखने का तत्परता का नियम। बताइएगा इसका सही उत्तर। देखिएगा इसका उत्तर कौन सा होगा आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें सीखने तत्परता का नियम ऑप्शन दिया है। चौथा है सीखने की प्रक्रिया की आवृत्ति का नियम। ठीक है, दूसरा है प्रभाव का नियम और फर्स्ट है सीखने का प्रभाव। तो इसका सही उत्तर होगा सीखने का प्रभाव का नियम, क्योंकि जब प्रभाव पड़ेगा तभी कुछ आप सीख सकते हैं। आपका चौथा देखिएगा कि डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? जो डिस्लेक्सिया है मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार या व्यवहार संबंधी विकार। इसका सही उत्तर आप सभी लोग बताइएगा। सही उत्तर देखिएगा इसमें कौन सा है, क्योंकि डिस्लेक्सिया किससे संबंधित, ये किससे होगा? पठन विकार से संबंधित होगा। ठीक है, किससे होगा? पठन विकार से संबंधित होगा। अब देखिएगा नंबर 5वां क्वेश्चन देखिएगा कि दिया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किससे? नंबर ऑप्शन है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। नंबर 2 विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। नंबर 3 ऑप्शन है विशेष विद्यालय। इसका सही उत्तर होगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ में देनी चाहिए, क्योंकि सभी को एक साथ शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। ये NCERT के और कानून के तहत ये है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाहिए, एक ही छत के नीचे पढ़ाना चाहिए। ठीक है,
कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई एसटी समाज से है तो उसका भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक साथ शिक्षा देनी चाहिए। देखिएगा नंबर 6 क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा जूम करेंगे और देखिएगा कि जो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए देश के प्रति सचेत होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि जो आकलन का उपयोगी होगा इसका सही उत्तर होगा शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, मतलब कई तरीकों का प्रयोग करके छात्रों को सीखने के लिए जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, इसका सही और 7वां उत्तर देखिएगा, 7वां क्वेश्चन देखिएगा, देश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके प्रति कौन सा विचार नहीं होता है। देखिएगा कि नहीं में उत्तर देखिएगा जो नहीं दिया गया है सृजनात्मक विचार, इसका सही उत्तर होगा दूसरों के साथ झगड़ना। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली बच्चे का प्रभाव नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिज्ञासा भी है और क्या नाम अभिव्यक्त में नवीनता है, सृजनात्मक, ये सब उसके अंदर होते हैं, पर झगड़ना नहीं होता है। नंबर 8वां क्वेश्चन देखिएगा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय देश को जाता है। ठीक है, पावलाव का, स्किनर का, कोहलर का या पियाजे का, इसका सही उत्तर होगा पियाजे। पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो होता है अपनी समझ लेकर अलग होता है। ठीक है, और इसका नया क्वेश्चन है देखिएगा 9 क्वेश्चन कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए, विद्यालय हर समस्या को बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। दूसरा है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं करती, बोलना पसंद नहीं करती। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा कि उसके विचार को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि जब बोलती है तो विद्यालय में उसके विचारों को मान्यता की जा मिलती है। ठीक है, इसका 10वां क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 10 देखिएगा कि एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थी की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के प्रति संबंध है। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा समाजशास्त्र, दूसरा सामाजिक दर्शन, तीसरा मीडिया, चौथा सही उत्तर होगा शिक्षा का मनोविज्ञान, क्योंकि शिक्षा से मनोविज्ञान बच्चों का विकास होता है और वो हर प्रकार से अपनी चीज़ों को विकसित करने या सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसका नंबर 11 प्रश्न नंबर देखिएगा कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों के स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। ठीक है, जो इसमें दिया गया है कि नंबर 11 है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है। अब फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। नंबर 2 पिछली सीखी को नए अधिगम से अलग करती है। नंबर 3 शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग बनाती है। नंबर 4 सोचने शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि विकास करती है। इसका सही उत्तर होगा चौथा, क्योंकि शिक्षार्थी को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है और विकास उनको होना भी चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 12 देखिएगा कि सीखना समर्थ हो सकता है यदि, ये देखिएगा यदि, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो, चारों ऑप्शन दिख जाएं साथ में, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिएगा कि सीखना समर्थ हो सकता है यदि नंबर 1 वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सरल बनाए। इसका सही उत्तर फर्स्ट ही वाला है, क्योंकि इसमें सब पॉजिटिव ऑप्शन पॉजिटिव जो है टिक दिए, क्योंकि बच्चा अंतःक्रिया एक दूसरे से करता है। ठीक है, और क्या करें बाहर से विद्यार्थियों को एक दूसरे से अंतःक्रिया से बात करे तो वो कुछ अपनी भावनाओं को विकसित करेगा और सीखेगा। ठीक है, इसका नंबर 13 प्रश्न नंबर देखिएगा कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। इसका सही देखिएगा कि इसमें निगेटिव पूछ रहा है, पॉजिटिव नहीं पूछा है, तो निगेटिव को वही उसका उत्तर देंगे। इसमें देखिएगा चारों ऑप्शन में कौन सा है, जो नीचे से देखते हैं अन्य अधिगम की सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है, ये हो सकता है। ठीक है, सीखना नंबर 3 सीखना लक्ष्योन्मुखी है। ठीक है, ये सही उत्तर होगा कि शैक्षिक स्थानों की एकमात्र स्थान जहां अधिगम प्राप्त हो सकता है। इसका फर्स्ट ही उत्तर है कि ये नहीं हो सकता और सब ये हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है, अब इसका 14 नंबर हम देखेंगे आगे चल के, क्योंकि इसमें बहुत ही देखने लायक पॉइंट हैं, क्योंकि जहां इसमें बताया गया था। ठीक है, अब 14 नंबर देखेगा
कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ठीक है, जो कोई व्यक्ति है वो देख नहीं सकता, उसके प्रति आप किस प्रकार से कक्षा में पढ़ा सकते हैं, उसका दिया गया तरीका फर्स्ट ऑप्शन है कि को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, को माता पिता और मित्रों द्वारा दैनिक कार्यों करने की सहायता की जानी चाहिए। नंबर 3 है के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, सब्सिडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है, ये तीसरा वाला ऑप्शन दिएगा, ये पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, इसका फिर दिखाएंगे कि कोई दृष्टिबाधित बच्चा है, दृष्टिबाधित के लिए कौन सा, इसका तीसरा ही उत्तर सही है, क्योंकि बच्चों को सीडी के माध्यम से पढ़ाएंगे और उसको कुछ बताएंगे, क्योंकि वो दृष्टिबाधित देख ही नहीं सकता है। इसका सही उत्तर यही तीसरा ही वाला होगा, कक्षा में सामान्य व्यवहार करेंगे और उसको सब्सिडी के माध्यम से उसको सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, अब इसका चौथा भी ऑप्शन देख लीजिएगा आप। ठीक है, चौथा ऑप्शन भी नहीं है इसका, क्योंकि अब देखते हैं 15 नंबर। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ठीक है, 15वां क्वेश्चन में देखिएगा कि शिक्षक में से निम्न में किससे सबसे महत्वपूर्ण या विशेषता मानना चाहिए। नंबर 1 पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, नंबर 3 शिक्षण पद्धतियों विषयों के ज्ञान में क्षमता। ठीक है, चौथा है अंत मानक भाषा पढ़ने में दक्षता। इसका सही उत्तर होगा दूसरा वाला, धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण अगर उसके धैर्य और दृढ़ता तो बच्चों को सिखाएगा और सही तरीके से पढ़ा भी सकता है। ठीक है, सही अगर टीचर है तो। ठीक है, अब इसका चौथा इसका ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16वां नंबर, कि अब इसमें देखिएगा धैर्य ही धैर्यता होगा। ठीक है, अब 16वां ऑप्शन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो कौन सा होगा। इसका ऑप्शन देखते हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था। नंबर 2 औपचारिक संक्रियता अवस्था। नंबर 3 पूर्व संक्रियात्मक। इसका चौथा उत्तर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है 17 नंबर, बहुत ही थोड़ा इसको पढ़ लो। फिर उसके बाद ऑप्शन दिखाते हैं कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावकों को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है। अब ऑप्शन देखिएगा कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। नंबर 2 अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों को अनुभाग बदल दे। इसका तीसरा ऑप्शन है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, इसका सही उत्तर यही होगा, तीसरा वाला ही होगा। इसका चौथा भी अभी ऑप्शन आपको दिखाते हैं। ठीक है, पहले ऊपर से ही आपको बता दें कि बच्चा जो है, टीचर जो है, कोई बच्चा साथ में पढ़ रहा है, उसको उसके अभिभावक को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर तीसरा ही होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखिएगा अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकालना नहीं, ये नहीं होगा, ये तीसरा वाला ही होगा कि अभिभावक उस पर चर्चा कर समस्या समाधान करने के लिए उसे पाठ्यक्रम में बदलाव। ठीक है, नंबर 8वां देखिएगा, इसमें ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, देखिएगा कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। ठीक है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी ने, पावलोव ने। इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट वाला ही, गेस्टाल्टवादियों ने सिद्धांतवादी विचार दिया है। ठीक है, और 19 नंबर में क्या है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। क्योंकि बौद्धिक विकास के 4 अवस्थाएं जो बताई हैं आप समझ सकते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है कोहलबर्ग द्वारा, दूसरा है एरिक एरिक्सन, तीसरा है स्किनर और चौथा है पियाजे। आप बताइएगा इसमें से कौन सा हो सकता है, सोचिए आप, क्योंकि जो दिया गया है इसके पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। ठीक है, पियाजे का उत्तर सही होगा, इसमें 4 बौद्धिक अवस्थाएं दी थी पियाजे साहब ने, पियाजे चाचा ने। ठीक है, अब 20वां क्वेश्चन दिखेगा कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने सम्यक समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, किशोरावस्था। नंबर 2 प्रौढ़ावस्था। नंबर 3 पूर्व बाल्यावस्था। नंबर 4 बाल्यावस्था। इसका सही उत्तर होगा किशोरावस्था। ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था में ही सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। इसे स्टेनहॉल ने कहा तूफान की अवस्था कही है। ठीक है, किशोरावस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिर 21 नंबर रहेगा कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता
को देश की भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा इसमें नकारात्मक, नंबर 2 अन्योन्मुखी, नंबर 3 सहानुभूति, नंबर 4 तटस्थ। इसका ऑप्शन सही आप बताइए कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिताओं को देश की भूमिका निभानी चाहिए। ये आप समझ सकते हैं। आप बताइएगा इसका सही उत्तर कौन सा होगा, फिर मैं बताता हूँ इसका सही उत्तर कौन सा होगा। बताइए आप कि इसका सही उत्तर होगा अन्योन्मुखी, क्योंकि बच्चों को प्रति माता पिताओं की जो प्रक्रिया होती, भूमिका होती, वो अन्योन्मुखी होती है, नकारात्मक हो नहीं सकती। सहानुभूति तो हम कुछ काम करते तो वो मिलती है। ठीक है, और 24 नंबर देखिएगा 24 नंबर इसमें दिया गया है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ठीक है, नंबर 1 अंतः संबंध का सिद्धांत। इसका सही उत्तर होगा निरंतरता का सिद्धांत, कि विकास जो है निरंतर ही चलता रहता है। 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर दिया गया है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर। इसका सही उत्तर होगा विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। बच्चे इसमें सही से अपने अनुभवों को प्रदर्शित करते हैं और उसी पर्यावरण के साथ प्रक्रिया करके अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। ठीक है, 24 नंबर देखिएगा कि इसमें क्या दिया गया है, प्रश्न देखिएगा सही से कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ठीक है, इसमें कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होता, इसका नेगेटिव पॉइंट देखना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट देखेगा वह जो लंबे निबंध को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। नहीं, ये एनसीईआरटी में रटने की क्षमता नहीं बताई गई। नंबर 2 देखिएगा कि वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से होगा। सही उत्तर इसका फर्स्ट ही वाला होगा कि ये रटने के लिए नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव ही रटने की दक्षता नहीं बताया कि बच्चों को उसके जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, उसके अनुभवी जीवन को उसके वातावरण से पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे का ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, नंबर 25 नंबर देखिएगा कि देश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जा सकता है। देश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा तीसरा वाला, शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। जब विद्यार्थी से आप प्रश्न पूछेंगे तो उसका माइंड डेवलप होगा और उस सोचने की शक्ति उसकी बढ़ेगी। ठीक है, 26 नंबर देखिएगा, इसका सही उत्तर बताएंगे आप। पहले इसको प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। इसमें भी आप नेगेटिव देखेंगे। ठीक है, इसमें सही देखेगा कि नंबर 1 सामाजिक अनुमोदित अथवा सराहना की आवश्यकता, नंबर 2 संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, नंबर 3 शरीर की अवशिष्ट पदार्थों की नियमित रूप से बाहर निकालना, नंबर 4 समृद्ध संगीत की आवश्यकता। इसमें सही उत्तर आप बताएंगे, फिर हम बताते हैं कौन सा इसमें होगा। क्योंकि जो बच्चे हैं आवश्यकता के अनुसार सामाजिक में रहकर ही मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता बढ़ाते हैं। इसका सही उत्तर होगा शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालेंगे तभी बच्चा मनोविज्ञान के तत्परता पर कार्य कर सकता है। ठीक है, इसका 27 नंबर देखते हैं क्या है। इसमें 27 नंबर देखिएगा कि मन का मानचित्र संबंधित है। बौद्ध समझ बढ़ाने की तकनीकी से साहित्य कार्यों की सक्रियता। सही उत्तर होगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से होता है। अब देखिएगा इसका आगे वाला 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है, इसमें देखिएगा कि संबंधित जो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी हैं वो किस प्रकार से सीख सकते हैं और समस्या को समाधान कर सकते हैं। इसमें देखा ऑप्शन है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग। इसका पहला ही उत्तर सही है, क्योंकि अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करेंगे तो बच्चा जल्दी सीख जाता है। इसका आगे वाला उत्तर देखते हैं, क्योंकि इसमें जो बताया था बिल्कुल फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही था कि अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन वाला भी नहीं होगा कि महंगी चमकदार सामग्री हो नहीं सकती। ठीक है, अब आगे करके देखते हैं क्वेश्चन 29 नंबर। 29 नंबर देखते हैं कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चों में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं 7 से 11 वर्ष। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था
जन्म से 2 वर्ष और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, 2 से 7। इसका सही उत्तर देखिएगा कौन सा होगा, क्योंकि बच्चा जो तार्किक रूप से सीखने लगता है तो उसका फर्स्ट वाला ही ऑप्शन होगा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष, क्योंकि इसका एज के हिसाब से भी देख के लगा सकते थे, ठीक है। औपचारिक रूप से ही वो 11 वर्ष के बाद सोचने के लिए प्रारंभ कर देता है, तार्किक रूप से सोचने लगता है। अब 30 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। नंबर 1, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए, इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला, प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण करने का प्रश्न अवसर करता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 30 का ऑप्शन हो गया। अब इसके बाद देखेंगे कि जो 2012 में पूछे गए थे प्रश्नों को उनको हल करेंगे, ठीक है। इसके सारे ऑप्शन देख लीजिएगा। 30 वाले के, विद्यार्थियों के जीवन प्रारंभ की उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, नहीं, ये भी नेगेटिव है। परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ये भी नहीं होगा, प्रत्येक। अब इसके बाद देखेंगे 2012 का जनवरी का, ठीक है, सीटेट जनवरी देखेंगे इसके 30 क्वेश्चन, उसके बाद करके देखेंगे, आगे भी बढ़ते रहेंगे, ठीक है। आगे वाले देखते हैं कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रशिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डेज के बारे में चिंतित करेगा। इसका सही उत्तर होगा संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। कौन सा होगा? दूसरा वाला सही होगा कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करेंगे तो बच्चे उसमें लग के सक्रियतापन निभाएंगे। दूसरा उसमें देखिएगा प्रश्न नंबर दूसरा कि विवेचनात्मक शिक्षा छात्र का यह दृढ़ विश्वास है कि क्या है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा में अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। नंबर दूसरा है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, गलत है ये। और इसका देखिए तीसरा, बच्चे स्कूल से बाहर क्यों सीखते हैं, इसका सही उत्तर होगा चौथा, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें कौन सा होगा? चौथा वाला बिल्कुल सही होगा। इसमें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। नंबर 1, आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होने चाहिए। नंबर 2, बाह्य परीक्षण की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। नंबर 3, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। इसका सही उत्तर होगा दूसरा वाला कि बच्चे के परीक्षक और आवश्यक विद्यार्थियों को क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, ठीक है। इसका सही वाला होगा दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद चौथा नंबर देखते हैं कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम के एक समान गति पर बल देना चाहिए। नंबर दूसरा ऑप्शन है सीखने के विविध अनुभवों का उपलब्ध कराना चाहिए। इसका सही उत्तर दूसरा वाला ही होगा, ठीक है। नंबर 3 है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना। इसका सही उत्तर दूसरा ही है कि शिक्षक के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना, क्योंकि बच्चा जब अधिक तरीके से अपने अनुभव उपलब्ध करना चाहता है तो वो अधिक तरीके से सीखता है, कि चाहे क्लास से हो चाहे वो कहीं भी हो, अपने अनुभव जहाँ लगाएगा वो वहाँ अच्छी तरीके से सीख सकता है, ठीक है। इसके आगे वाले क्वेश्चन देखिएगा, 5वां नंबर दिखाते हैं आपको, ठीक है। सही तरीके से आप सोचेंगे तो सारे प्रश्न आपको यहीं पे मिल जाएंगे। अब 5वां नंबर है कि वाइगोत्स्की बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। सामाजिक, नंबर दूसरा आनुवांशिक, नंबर 3 है नैतिक, नंबर 4 है शारीरिक। आप सही बताइएगा आप कौन सा हो कि वाइगोत्स्की तो सीधे ही कहते हैं कि बच्चा सामाजिक तरीका से सीखता है। इसका सही उत्तर होगा सामाजिक, ठीक है। छठा देखिएगा कि एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह कौन से हैं प्रवाहित करेगा, ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। नंबर 2 है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। नंबर 3 है हार्वर्ड गार्डनर सिद्धांत। नंबर 4 है वाइगोत्स्की। इसका सही उत्तर होगा हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि के सिद्धांत से बच्चा विविध तरीके से सीख सकता है और अपनी व्यक्तिगत भिन्नता भी उसमें देख सकता है, बच्चा अलग अलग तरीके से सीख सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं 7वां नंबर, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि आगे बढ़ाकर देखते हैं जूम करने पहले कि एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम
देश के सिद्धांत पर आधारित है। अब लोग कौन सा होगा इसका? सक्रिय भागीदारी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, जब तक सक्रिय नहीं होगा तब तक वो सीखेगा नहीं और ना ही क्लास में सीखेगा, क्योंकि उसका सक्रियतापन रहना अनिवार्य है। बच्चे तभी सीख सकते हैं। ठीक है, इसका 8वां नंबर अब देखेंगे हम लोग। 8वां नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ठीक है, इसमें कौन सा वो शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं? नंबर 1 ऑप्शन देखिएगा, विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था। नंबर 3 शिक्षण अधिगम संस्थानों की उपलब्धता। नंबर 4 विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की व्यवस्था। इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट वाला, विषय वस्तु में प्रवीणता होगा तभी बच्चा सही से पढ़ेगा और शिक्षक पढ़ा भी सकता है। नंबर 9 क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्ति या प्रयोजन उपागम, या नंबर 4 है प्रगतिशील। का सही उत्तर होगा लैंगिक पूर्वाग्रह, क्योंकि लड़कियों को अलग अलग करता है तो लैंगिक पूर्वाग्रह इसमें होता है। ठीक है, नंबर 10 क्वेश्चन देखिएगा कि बीजों का अंकुर संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभाव पद्धति है। जो बीजों का अंकुरण होता है ना, उसमें कौन सी सबसे अच्छी पद्धति है? देखिएगा नंबर फर्स्ट वाला, इसमें सेकंड सही उत्तर होगा, क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना या उनके अंकुर के चरणों का अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि व्याख्या से कुछ होगा नहीं। दूसरा वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। इसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि जब तक बच्चा उसमें देखेगा अंकुर और प्रांकुर कैसे हो रहे हैं, उसमें वो अपना ज्ञान अर्जित करेगा और सक्रियतापन निभाएगा। ठीक है, 11 नंबर देखते हैं सभी लोग कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? नंबर ऑप्शन है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। दूसरा है बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके नहीं लिखा। नंबर 3 बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन नहीं देंगे। नंबर 4 व्यवस्था फेल, क्योंकि हाँ ये चौथा वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जब बच्चा फेल होता है पूरी व्यवस्था ही फेल होती है, उसमें शिक्षक भी आ जाते हैं। शिक्षार्थी ऊपर गलती नहीं निकाल सकते हैं। नंबर 14 देखिएगा कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। नंबर 1 परीक्षा परिणामों को केंद्रित होकर। नंबर 2 बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति। इसका सही उत्तर होगा दूसरा वाला, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति की। बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, ना पुस्तक केंद्रित होने। सबसे मेन बच्चा होता है, बच्चे को बीच में रख करके पढ़ाना चाहिए, और बाल केंद्रित शिक्षा ही इस समय चल रही है और चलना ही चाहिए। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं। नंबर 13 देखते हैं क्वेश्चन नंबर कि समावेशी शिक्षा क्या है? नंबर 1 देखिएगा होशियार परिस्थिति वर्गों से शिक्षकों को समाहित करने से संबंधित है। नंबर 2 कक्षा में विविध का उत्सव मनानी चाहिए। नंबर 3 दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। नंबर 4 तत्वों की शिक्षा मतोरोपण में संबंधित। इसका सही उत्तर आप बताइएगा कौन सा हो सकता है, फिर हम बताते हैं। क्योंकि होशियार हाशिए पर स्थित में वर्गों से शिक्षकों को संबंधित करने संबंधित है। ठीक है, नंबर दूसरा है कक्षा में विविध का उत्सव मनाती है। नंबर 3 भी ऑप्शन देखिएगा दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। नंबर 4 इसका आप समझ सकते हैं तत्वों को शिक्षा मतोपकरण में संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा कक्षा में विविध का उत्सव मनाती है, क्योंकि बच्चे कई तरीके से हर प्रदेश के आएंगे तो विविध तरीके से बच्चे होंगे, तो उनको जब भाषा से बोलेंगे तो उनको विविध तरीका उत्सव बनेगा, तो वो उससे तरीके से सीखेंगे और ज्ञान भी अर्जित करेंगे। अब प्रश्न नंबर 14 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा है? निबंध। नंबर 1 है निबंधात्मक प्रश्न। नंबर 2 लघुक। नंबर 3 मुक्त। इसका सही उत्तर होगा सत्य या असत्य। ये क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। हाँ या ना में जो प्रश्न होते हैं उन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक मुक्त वाले प्रश्न होते हैं, वैसे होते हैं, तो इसमें से ये सिर्फ मुक्त वाले होते हैं कि एक ही ऑप्शन में देना चाहिए। ठीक है, नंबर 15 ऑप्शन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 ऑप्शन केवल प्रस्तावित पाठ्यक्रम, जिसमें केवल वाला काट दो, इसका फर्स्ट ही ऑप्शन होगा। समय सारणी की बैठने की विविध और लचीलापन। जब तक क्लास में लचीलापन नहीं होगा तब तक बच्चे ठीक से नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें 16 नंबर देखिएगा कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार। नंबर 1। नंबर 2 अनुमति, स्मृति और मानसिक। इसका सही उत्तर दूसरा वाला ही होगा, बच्चे अनुकरण करके स्मृति और मानसिक रूप से सीखते हैं। ठीक है, इसका 17 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग के
जो दिया है कोलबर्ग का ये प्रश्न दिया है, ये बहुत ही हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन ये पूछते हैं। कोलबर्ग, वाइगोत्स्की और पियाजे के जरूर पूछते हैं। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं कौन से कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। इस पर कठोर निर्देश नहीं बना सकते। धार्मिक शिक्षा को मान्यता कर नहीं, धार्मिक शिक्षा भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा चौथा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके सिखाया जा सकता है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि छोटे शिक्षार्थियों के कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे नंबर 1 ऑप्शन है कि कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सके। नियंत्रण वाला ऑप्शन क्यों, नियंत्रण कठिन नेगेटिव वर्ड है, इसको हटाओ। दूसरा नंबर वे एक दूसरे से प्रश्नों को उत्तर सीख सकते हैं, ये तो हो सकता है पॉजिटिव। ठीक है। नंबर तीसरा, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा करके किया जा सके, ये भी नहीं होगा। वह पढ़ने में दौरान सामाजिक क्रिया कर सकते हैं, ये देखो पॉजिटिव इसमें सही मिलेगा। सामाजिक अनुक्रिया के सिद्धांत बच्चे सीख सकते हैं, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट सही है। ठीक है। सामाजिक कौशल से ही बच्चे सीखते हैं। गाँव मोहल्ले में भी आपने देखे होंगे किस प्रकार से समाज में बच्चे सीखते हैं। नंबर 19 नंबर देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो वह शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका सही उत्तर चौथा होगा, सहगामी योजना विकसित करके बच्चों के लिए बच्चों के माता पिता के साथ समस्या सॉल्व करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए किस प्रकार से बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है, चर्चा करनी चाहिए। नंबर 20 क्वेश्चन इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों डेस्क की ओर संकेत करती हैं। जो बच्चे आते हैं क्लास में सीखते हैं, जो त्रुटियां करते हैं वो डेस्क की ओर क्या कर संकेत करेंगे। इसका दूसरा नंबर है सही। तीसरा क्वेश्चन है, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है, बच्चों क्या करते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता करते हैं, उन त्रुटियों को दूर करवाया जा सकता है। नंबर 21 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धतियों का पहला चरण है। जो समस्या समाधान के लिए जो वैज्ञानिक पद्धति है वो कौन सी पद्धति पहला चरण अपनाया जा सकता है। इसमें ऑप्शन देखिएगा, नंबर तीसरा वाला समस्या के प्रति जागरूक। जब बच्चा समस्या के प्रति जागरूक होगा तो उसकी समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। ठीक है, इसका सही उत्तर तीसरा वाला है। 22 क्वेश्चन में देखिएगा कि मानव व्यक्तिगत परिणाम है। मानव जो व्यक्तिगत परिणाम है, इसका सीधा उत्तर अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया के साथ बच्चा व्यक्तिगत रूप से परिपक्व होता है। ठीक है, 23 नंबर देखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका देखिएगा बच्चे में विकास की दर भिन्न होती है, वे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। विद्यार्थी हमेशा समूह में सीख सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट वाला कि बच्चे विकास की दर में अलग होते हैं, भिन्न होते हैं और वे अलग तरीक़ों से सीखते हैं, कई तरीक़ों से भिन्न तरीक़ों से सीखते हैं, उनकी विकास दर में अलग होता है। ठीक है, और इसके ऑप्शन नीचे वाले पढ़ लीजिए। और 24 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। व्यवहारिक, अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक। इसका बताइएगा कौन सा सही होगा इसका। अब आप लोग बताइएगा, फिर देख तो मैं बताता हूँ। इसका सही उत्तर देखिएगा व्यवहारिक होगा, अनुभविक होगा या भावात्मक होगा। क्योंकि बच्चे सीखने के लिए क्षेत्र में देखो परिवार में सीखते हैं, पड़ोस में सीखते हैं, सामाजिक सीखते हैं, विद्यालय में भी सीखते हैं और अनुभविक सीखते हैं। बच्चे हर प्रकार से हर जगह सीखते हैं। हमारे वीडियो को स्किप ना करें, आप देख सकते हैं। इसका फर्स्ट वाला तीसरा वाला ऑप्शन होगा, भावात्मक तरीके से बच्चे सीखते हैं, जब उनके भाव प्रकट होते हैं तो वो इस प्रकार से सीखते हैं। ठीक है, अब 25 नंबर देखिएगा, प्रश्न नंबर 25 कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात पर संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो उबने लगता हो, जैसे क्लास में बच्चे पढ़ाते हैं। इसका सही उत्तर होगा संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, क्योंकि कार्य में बदलाव करना चाहिए, तभी बच्चा उबेगा, वरना नहीं। जब बच्चे के सामने आप अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे और नई नई तकनीकों से बच्चा पढ़ाएंगे तो बच्चा उबेगा नहीं। अगर आप बार बार वही कार्य कर रहे हैं तो बच्चा ऊबता है और उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। ठीक है, अब 26 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक मानदंडों को सदैव अनुपमा लेना नहीं। इसका चौथा क्वेश्चन सही है, इसकी सामाजिक पर्यावरण में अनुकूल और समायोजन करना चाहिए, बच्चा तभी ऐसे सामाजिकरण में रह सकता है। 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर में कौन सा देखती है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। देखिएगा, विकास की सभी प्रक्रियाएं होती हैं। इसका सही उत्तर दूसरा है, सभी की दर विकास की दर समान नहीं होती है, सब अलग अलग भिन्न अपने व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ठीक है, 28 नंबर देखिएगा कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। जो मानव का विकास है वो कौन कौन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक।
आज का सही उत्तर देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन देखिएगा कि शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और सामाजिक। तीसरा ऑप्शन देखिएगा कि सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। का सही उत्तर होगा चौथा वाला, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। सही उत्तर, ठीक है, इसका चौथा उत्तर सही है। अब 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर देखिए कि एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के चित्र का प्रयोग करती है और अपने बच्चों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण श्रृंखलाओं को सीखते हैं। यह उपागम देश की आधारित है। ज्ञान के निपुण। नंबर 2 आधारित के साथी अनुबंध। नंबर 3 पुनर्वलन के सिद्धांत। नंबर 4 अधिगम के सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। क्योंकि एक टीचर है वो चित्र दिखाती है, उसी से पूछती है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा ज्ञान के निर्माण के लिए बच्चों को चित्र दिखाती है और उनसे प्रश्न भी पूछती है। चित्र दिखाकर के उसमें पढ़ाई की जा रही है। जो टीचर है वो बच्चों से चित्र दिखा करके अपने पाठ की जानकारी ले रही है, बच्चों ने कितना और कहाँ तक सीखा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डेज के कारण रोता है। क्यों रोता है? इसका ऑप्शन देखिएगा कि वियोग सिद्धांत के। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण बच्चे को, क्योंकि वो उससे माँ से कनेक्ट होता है। जब माँ से दादी लेती है तो वह ये सोचता है कोई अजनबी ले रहा है, ठीक है, इसलिए रोता है। अब देखिएगा सीटेट नवंबर 2012, ये नवंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसको भी हल करते हैं। देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना, चढ़ना, कुदकना, दौड़ना। ये तो शायद क्वेश्चन आया भी था, उसी में से लिया गया था। इसका सही उत्तर होगा लिखना, कि सूक्ष्म गति का, कि जब लिखते हैं ना सूक्ष्म ही उसको बोला है सूक्ष्म लिखना। इसका सही उत्तर होगा लिखने वाला, ठीक है। इसका दूसरा देखिएगा किशोर डेज का अनुभव कर सकते हैं। जो किशोर होते हैं वो डेज का किस अनुभव करते हैं? तो बचपन के किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव से। इसका सही उत्तर होगा चौथा, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार होकर के अनुभव कर सकते हैं। बच्चा दुश्चिंता से होगा और स्वयं सरोकार को करता है तो वो सब सीख जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता डेस होता है, ठीक है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं जो उनमें क्या होता है? समानता होता है। इसका सही होगा डिस्ग्राफिया। बच्चे समानता इससे दूषित हो जाते हैं। बच्चे जो सही से लिख नहीं पाते हैं या शारीरिक तरीके से वो दुबले पतले, उनको डिस्ग्राफिया हो जाता है, ठीक है। नंबर चौथा देखिएगा आंशिक पूर्ववलन क्या होता है? तो आंशिक पूर्ववलन होता है, नंबर फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिएगा वास्तविक कक्षा में अनुप्रयोग प्रयुक्त किया जा सकता है। नंबर 2 पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। नंबर 3 सतत पूर्ववलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। नंबर 4 पूर्ववलन की अपेक्षा कम होता है। इसका सही उत्तर होगा तीसरा वाला, सतत पूर्ववलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होता है? तो उसका ऑप्शन देखते हैं स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं, अपने निर्णयों को आत्मनिर्भर करते हैं। इसका सही क्वेश्चन तीसरा वाला ही होगा कि अपने निर्णय को आत्मनिर्भर होते हैं और वह सही समय पर अपना कार्य करते हैं। नंबर 6 देखिएगा कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन कार्य सवालों को हल करने में बच्चों को सहायता ना करें। नंबर 3 है बच्चों की संगति श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा सहयोगात्मक समस्या समाधान। तीसरा प्रश्न का उत्तर सही होगा, तीसरे वाले का सही उत्तर है सहयोगात्मक समस्या समाधान कर सकते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है। अब 7वां नंबर देखिएगा। 7वां नंबर क्या बताया गया कि चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में से निम्नलिखित चरण आते हैं। प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, नंबर 2 प्रतिक्रिया चयन, नंबर 3 पूर्व प्रकरण, नंबर 4 श्रेणीकरण। इसका सही उत्तर आप बताइएगा कौन सा होगा? कि चिंतन के अनुसार करते हैं और प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। ये चरण में सबसे चौथा वाला का क्वेश्चन सही होगा, तीसरा, चौथा, दूसरा, फर्स्ट। इसका सही उत्तर है, ठीक है। नीचे से चलेंगे ऊपर तक जाएंगे, ये सारे होंगे। श्रेणी वाला होगा, पूर्व प्रक्रमण होगा, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन होगा, ठीक है। अब 8वां नंबर देखते हैं कि एक बच्चा जो डेज से ग्रस्त है वह शाह को वाज और नेकुलर और एंकुलर को अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। इंग्लिश में जो वर्ड दिए हैं वो उनमें से नहीं कर पाता है, तो इसका सही उत्तर होगा डिसलेक्सिया
उसका उत्तर होगा, क्योंकि डिसलेक्सिया से ही बच्चा सही से नहीं पढ़ पाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सीखने संबंधी निर्योग्यताओं सामान्यतः क्या होता है, लड़कियों की तुलना में अधिक लड़कों में पाई जाती है। नंबर 2, अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों में होता है, इससे ये भी नहीं होगा। नंबर 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से मूलित होते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर तीसरा वाला ही बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर 3 वाला सही है, जो ऑप्शन 3 दिया गया है। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखिएगा 100 ये ऑप्शन। ठीक है, अब 10 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विद्यालय में नियमित उपस्थित के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ऑप्शन देख लो कि बच्चों को प्रोत्साहित आग्रहित करने के लिए इसका सही ऑप्शन आप देखेंगे कि कौन सा हो सकता है। बच्चे में विद्यालय आने के लिए अनुमति न देने के कानून दंडनीय अपराध, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले व्यक्ति के नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन बच्चों को लेकर आए। ठीक है, इसके नीचे वाले ऑप्शन भी हम आप लोग दिखाते हैं कि किस प्रकार के हैं, और नीचे वाले ऑप्शन भी अभी जाएंगे। इसका सही उत्तर देखते हैं कौन सा होगा, आप लोग बता सकते हैं कौन सा उत्तर सही होगा इसका। क्योंकि बच्चा जो विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित वर्गों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है। जो वंचित समाज से बच्चे आते हैं उनमें उनको प्रोत्साहित, उनको आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं। नंबर 3 ऑप्शन देखिएगा, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, नहीं। नंबर 4 आवासीय विद्यालय, इसका सही उत्तर देखिएगा, इसका सही उत्तर होगा चौथा वाला, आवासीय विद्यालय खेलना। ठीक है, क्योंकि आवासीय विद्यालयों में बच्चे खेलते हैं, क्योंकि दंडनीय अपराध क्यों बताया गया ना, कानून दंडनीय अपराध है। इसका चौथा उत्तर होगा आवासीय विद्यालय खेलना। ठीक है, जो आवासीय विद्यालय होते हैं, इसका सही। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। जो विद्यालय में लिंग भेदभाव होते हैं ना, उसमें सबसे तरीका कौन सा है जो जिससे हम उससे बच सकते हैं और बचा भी सकते हैं। इसका ऑप्शन देखिएगा, नंबर 1, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। नंबर 2, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती का उसका पालन करने का सही उत्तर होगा चौथा वाला, कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षतापूर्वक व्यवहारों को अधिसंधान करना। इसका ऑप्शन चौथा ही बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षकों को द्वारा जो होगा लिंग पक्षतापूर्व होगा, उसको व्यवहारों को अधिक हम दूर करेंगे, उसी से हम सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। क्योंकि क्लास में हमें महिलाओं और उनको कोई भी हमें किसी प्रकार से वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिएगा 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का उचित स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, इसका देखिएगा, फर्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। नंबर 2, यह हसियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव नहीं नीति का अनुमान करता है। इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट वाला, कि वह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। इसका फर्स्ट ही ऑप्शन सही है। तीसरा वाला देखिएगा, इसका 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय देश जरूरी होना चाहिए। ठीक है, तो विद्यार्थियों का जो पोर्टफोलियो की सामग्री जो होती है उसका चयन करते समय किसका होना जरूरी है। विद्यार्थियों समावेशन का, अभिभावक समावेशन का, विद्यार्थियों बहिष्कार का, अन्य शिक्षकों का। इसका उत्तर होगा फर्स्ट वाले, विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। ठीक है, 13 नंबर इसका उत्तर फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि विद्यार्थियों का जो होगा समावेशन तभी हो पाएगा। 14 नंबर देखते हैं कि वे शिक्षार्थी जो संबंध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है। इसका सही उत्तर होगा चौथा वाला, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। सही उत्तर होगा चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। 15वां देखिएगा कि शिक्षक डेस्क के अलावा निम्नलिखित सभी को करते समय समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकता है। जब शिक्षक डेस्क के लिए होगा, इसका सही उत्तर वाला देखिएगा, जब विद्यार्थी स्वयं को कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनमें से परिपूर्णता की अपेक्षा करना। नंबर 2, मुक्त अंत वाली सामग्री का उपलब्ध कराना। नंबर 3, मुक्त खेल के समय देना। नंबर 4 है सृजनात्मक चिंतन के लिए अवसर देना। ठीक है, जो निम्नलिखित है इसके अलावा ये अलावा जो निगेटिव वर्ड है वही देखना है। इसको फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने को कोशिश कर रहे हो तो उनमें से परिपूर्णता की अपेक्षा करने के लिए। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन 16 नंबर देखिएगा
कि निम्नलिखित में से अंतः विषयों अनुदेशक का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों को अनुप्रयोग करने और सामान्यकृत करने का अवसर दिया जाए। ये फर्स्ट वाला है, इसकी ऑप्शन सही है। जब तक बच्चों को हम अवसर देंगे तब वो अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 17 नंबर ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि सफल समावेशन को निम्नलिखित का आवश्यकता होती है सिवाय ये है निगेटिव पॉइंट है, इसको हम देख सकते हैं किसी न किसी से पूछते तो इसका सही ऑप्शन होगा पृथक्करण। पृथक्करण छोटे टुकड़ों में हम करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से हम बच्चों को सिखा सकते हैं जटिल कार्य को। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि 18 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ठीक है, जो समस्या होगी इसका सही उत्तर होगा समस्या कथन संकेत आंतरिक रूप से दिया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, समस्या होगी तो उसको हम दूर भी कर सकते हैं अंतर्निहित द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं जो 18 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि छोटी कक्षाएं जो होती हैं प्ले जिसे बोलते हैं नर्सरी कक्षा। 19 नंबर देखना कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है। मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। इसका सही उत्तर होगा कि मेरा परिवार ही उत्तर होगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने परिवार से सबसे पहले सीखते हैं। इसका सही उत्तर फर्स्ट वाला ही सही है। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक कक्षा में, थोड़ा जूम करके देखते हैं सब पूरे क्वेश्चन भी दिख जाएं और ऑप्शन भी दिख जाएं पूरे। ठीक है, चारों ऑप्शन दिख जाएं, उसको देखते हैं, थोड़ा और जूम करते हैं। क्वेश्चन दिखेगा कि प्राथमिक, पहले ये दो ऑप्शन दिखा दूँ मैं, फिर क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ठीक है, ऑप्शन देखो इसका, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर बनाने में अनुमति देना चाहिए। सकारात्मक अंत वाली कितना, इसको नंबर 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। 21 नंबर देखिएगा, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको भी देख पढ़ते हैं कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसका सही देखिए, जो बच्चे गलती करते हैं और जो सीखते हैं गलती करें उनको कौन सा संकेत करता है कि ये सही है या नहीं है। असत्य तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें सत्य पूछा गया है, असत्य नहीं पूछा गया है, सत्य बताना है आपको। इसका सही उत्तर देखिएगा, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, अन्यथा पूरा नहीं होगा। दूसरा देखिएगा कि प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, तथा ये भी मतलब निगेटिव है। आप तुरंत देखें तुरंत निगेटिव बताएं। इसका सही उत्तर का चौथा वाला, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक कक्षा की व्यवस्था असफल है। ठीक है, 22 नंबर देखिएगा, इसका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा पढ़ने में इसको, कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति ये प्रदर्शित करती है कि वे अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। इसका सही उत्तर दूसरा लव मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता का बढ़ावा दे रही है। इसका उत्तर दूसरा करेक्ट सही होगा। इसका तीसरा और चौथा भी आप देख सकते हैं ऑप्शनों को। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन 23 लेकर चलते हैं। 23 वाला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सख्त, इसमें दिया है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। ठीक है, एक विद्यालय है उसमें सशक्त टीचरों को देखा गया है और सर्वाधिक किसको बढ़ावा देगा, प्रतिवर्ता अभिवृत्ति को ये बढ़ावा देता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट सही है। और इसके बाद हम 24 वाला देखेंगे, क्योंकि 24 भी क्वेश्चन इसी प्रकार है। आप एक एक क्वेश्चन देखेंगे, एक एक नंबर के बिल्कुल करेक्ट इसमें क्वेश्चन हमने लिए हैं सारे, 21 से लेकर के 11 से लेकर 21 तक सारे प्रश्नों को मैंने एक साथ समाहित किया गया है। अब 24 नंबर देखेंगे, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। जो भाषा की छोटी इकाई स्वयं संकेत का प्रयोग, इसका सही उत्तर होगा स्वयं। ठीक है, इसका होना स्वयं वाला फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट सही है। 25 नंबर देखते हैं कि बुद्धि लब्धांक समानता डेश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा उच्च वाला चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जब बच्चे बुद्धि लब्धि उच्च होगी तो उसी तरीके से वो सोचेंगे और शैक्षणिक निष्पादन भी कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 25 नंबर देखते हैं कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितांत देता है। जो बहुबुद्धि बच्चे होते हैं उनको किस प्रकार से निहितांत मतलब उनको सिवाय होता है, ये भी निगेटिव देखना है उसमें।
कौन सा उत्तर का सही होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला तो होगा नहीं कि इसका सेकंड वाला बिल्कुल सही। बुद्धि प्रकीर्ण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा चौथे को भी आप देख सकते हैं। उसका 27 क्वेश्चन हम देखेंगे कि सीखने के 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। इसमें निगेटिव जो है सिवाय ही है। इसमें आप निगेटिव पॉइंट पहले ही देख सकते हैं। इसका ऑप्शन देखते हैं कि नंबर फर्स्ट शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं। ये फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं होती हैं उसी के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। जितने टीचर होते हैं उसी प्रकार अपने कार्य करते हैं। 28 नंबर देखिएगा कि एक जुड़वा भाइयों में से पहले क्वेश्चन को सही कर लेते हैं, जूम कर लें जो बिल्कुल आपको दिखाई पड़े किस प्रकार से क्वेश्चन है। उसके ऑप्शन भी बाद में हम लोग दिखा देंगे कि एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धन्य परिवार, दूसरा गोद लिया हुआ, दूसरे एक निर्भर परिवार है। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोक सर्वाधिक भावना है। इसका ऑप्शन देखिएगा। फिर उसको बताते हैं कि धनी सामाजिक आर्थिक परिवारों वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त हुआ। ये गलत है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धता को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, इसमें जो भी इसका नहीं वाला ऑप्शन देखना था जो सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक नहीं है। अब 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर वाला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। जो बच्चे उन्हें सिखाने के लिए हम बच्चों को इस प्रकार से अभिप्रेरित कर सकते हैं। इसका ऑप्शन सही दूसरा है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि करना चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि एक 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु 1.5 वर्ष होगी। एक बच्चा है जो 16 वर्ष का है, उसकी बुद्धि लब्धि है। ठीक है, और परीक्षण करना 75 अंक प्राप्त कर चुके, उनकी मानसिक आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसकी मानसिक आयु ठीक 12 वर्ष होगी क्योंकि 16 वर्ष में 12 वर्ष की आयु होगी जो अच्छे तरीके से 75 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, इसका फार्मूला भी आपको मालूम है और फार्मूला के आधार पर आप निकाल भी सकते हैं मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, ये इसका फार्मूला है और इस प्रकार से आप इसकी मानसिक आयु भी निकाल सकते हैं। अगर वास्तविक आयु पूछे तो उसको पलट देते हैं और उसके बाद हम संख्या को निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अब देखेंगे जो इसके बाद जो वीडियो में बने रहे और इसका जो फर्स्ट भाग ये हम डाले दिए रहे हैं यूट्यूब चैनल पे और आगे वाला वीडियो हम अगले भाग में डालेंगे। इसलिए बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें और लाइक कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।